कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, वो कहता है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E की वैल्यू 0, 1, 1 के बीच में हो सकती है। 0 होगा तो इन इलास्टिक कोलिजन होता है, 1 हुआ तो इलास्टिक कोलिजन होता है, और अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। हमने फिर ये भी किया कि E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 काम करता है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ओनली। कहाँ काम करता है? हाँ, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ओनली वेलोसिटी कैन चेंज। बाकी जो दूसरी वेलोसिटी होगी इट रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे पहले था वैसे इसमें जुड़ जाएगा बाद में भी। फिर हमने ये भी सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी सरफेस से टकराता है तो उसकी वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट T फैक्टर से चेंज हो जाती है। किया ना? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट T फैक्टर से चेंज हो जाती है। कोलिजन, दो तरह का कोलिजन होता है। एक होता है हेड ऑन कोलिजन और दूसरा होता है टेल ऑन कोलिजन। नहीं होता हेड ऑन और टेल ऑन, ऑब्लिक कोलिजन। कौन कौन से होते हैं? हेड ऑन और ऑब्लिक। ये एक पैरामीटर पे है, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरामीटर से दो पार्ट में हम कोलिजन को डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसको तीन और पार्ट में डिवाइड करता हूं। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं देखो। एक को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है प्लास्टिक या फिर पार्शियल इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक। देखो कोलिजन से डंडी निकल के आई है बाहर। तो कोलिजन को कोई पूछे कि कितने टाइप का कोलिजन होता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि कितने टाइप का कोलिजन है। अगर कहीं और दिमाग लगा दिव्या, किधर क्या सोच रही थी अभी? इधर ही सोचो, बोर्ड पे देख देख के, सीधा बैठ के। हाँ, कोलिजन जब पूछे कितने टाइप का होता है तो आप बता नहीं सकते कि कोलिजन कितने टाइप का होता है। आपसे कोई पूछे कि कितने टाइप के कोलिजन्स होते हैं तो आप सबसे पहले बताओगे कि आपका पैरामीटर क्या है क्लासिफिकेशन का। अगर आप लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरामीटर पर बात कर रहे हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। कौन कौन से? हेड ऑन और ऑब्लिक। और अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बात कर रहे हैं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन। कौन कौन से? इलास्टिक, इनइलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक। तो दो अलग अलग पैरामीटर पर कोलिजन का क्लासिफिकेशन है ये। अब हेड ऑन कोलिजन कैन बी इलास्टिक, इनइलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक, और ऑब्लिक भी तीनों हो सकता है। उन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। समझ में आया? बेस्ड ऑन एनर्जी स्टोर्ड तीन तरह के कोलिजन होते हैं। बेस्ड ऑन लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट दो तरह के कोलिजन होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इतनी कोई दिक्कत? अब हेड ऑन कोलिजन क्या होगा? मान लो ये एक बॉडी है जिसका मास है m1, यहाँ एक बॉडी है जिसका मास है m2। समझना ध्यान से, ये एक बॉडी जिसका मास m1 है और ये बॉडी है जिसका मास m2 है। ये ऐसे चल रहा है u1 से और ये ऐसे चल रहा है u2 से, प्रोवाइडेड द कंडीशन u1 इज ग्रेटर देन u2 जस्ट बिफोर कोलिजन। अच्छा, ये बताओ इनका लाइन ऑफ मोशन कौन सा होगा? तो कोई भी बॉडी जब फ्री होती है मूव करने के लिए तो किसके अबाउट मूव करती है? सेंटर ऑफ मास। तो क्या ये इनका लाइन ऑफ मोशन है? ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो दिस इज लाइन ऑफ मोशन। इसके आगे जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? क्या ऐसे कोलिजन होता है? ये इनका कॉन्टैक्ट सरफेस है। क्या ये वाली लाइन आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है? बोलो।
जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्सेस लगते हैं वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है। तो द सेम लाइन इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर आप देखोगे तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है। जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा कोलिजन बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन। तो इन हेड ऑन कोलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन आर सेम। अब आपको ये पता होना चाहिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, नेट डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सिव, नेट या रिजल्टेंट ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेस। ठीक है, रिजल्टेंट जो होगा इम्पल्सिव फोर्सेस का वो जिस डायरेक्शन में होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब दूसरी बात समझते हैं, हेड ऑन के बाद ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है। ऑब्लिक कोलिजन में मान लो ये एक बॉडी है, ये ऐसे चल रही है u1 से, इसका मास है m1। यहाँ एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2 और ये चल रहा है u2 से। अब इसमें कोलिजन के लिए क्या फिर से ये कंडीशन देनी पड़ेगी क्या, u1 बड़ा हो u2 से, लगेगी ना कंडीशन, बहुत पीटूंगा। अब ये बिना कोलिजन के भी काम कर जाएगा, बिना u1 इज इक्वल ग्रेटर देन u2 पर भी काम करेगा। कोई बड़ा कोई छोटा हो, बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो टक्कर तो उनकी होगी ही होगी, कोलाइड वो करेंगे ही। तो ये हो गया। अब इसमें देखो पहले वाले का लाइन ऑफ मोशन ये रहा, LOM मतलब लाइन ऑफ मोशन, इसका लाइन ऑफ मोशन ये रहा, करेक्ट। जब ये टकराएंगे एक दूसरे से, ये कंडीशन थी ड्यूरिंग कोलिजन की, तो जब ये यहां टकरा रहे होंगे, थियरी इतना ही है जितना अभी लिखोगे इस बोर्ड पे, बाकी कुछ भी थियरी नहीं है कोलिजन में। जब ये टकराएंगे तो कुछ ऐसे, ये ऐसे ऐसे था, ऐसे टकराएंगे ना दोनों, तो इनका ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इस पे परपेंडिकुलर ये लाइन होगा इम्पल्सिव फोर्स के नॉर्मल का। तो दिस इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, LOI मीन्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये दोनों कौन है, लाइन ऑफ, क्या आपको दिख रहा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों अलग अलग है, दिख रहा है ना। तो जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों अलग अलग होते हैं, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ, जब दोनों अलग अलग होंगे तो उनको हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। हालांकि ऑब्लिक कोलिजन के बहुत कम क्वेश्चन अपने सिलेबस में है, रेयरली कभी पूछते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस पर बेस्ड आएंगे, हेड ऑन कोलिजन पर। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई है आप सबको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन के हिसाब से हम कोलिजन को देखते हैं तो वो हेड ऑन ऑब्लिक होते हैं। और अगर मैं उन्हीं को देख रहा हूँ किस किस पॉइंट पे एनर्जी के हिसाब से, तो वो क्या कहलाएंगे, तीन तरह के कोलिजन। कौन कौन से, इलास्टिक। अच्छा, इन टक्कर टुक्कर में जो भी हो रहा है, क्या इस टक्कर टुक्कर में बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हो क्या, अपने आप ही हो रहा है, तो F एक्सटर्नल 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या इस टक्कर टुक्कर में यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना, हमने कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व्ड है, यहाँ भी मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। मतलब चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, या फिर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन हो, तीनों में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा ना तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, किसकी बात हो रही है, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। ये इससे टकराएगा तो हो सकता है इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। एक इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि पहले जो नेट, अगर इसकी कम हुई तो पक्का इसकी बढ़ेगी, इसकी कम हुई है तो पक्का इसकी बढ़ेगी। मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी तो दूसरे की वेलोसिटी बढ़नी ही पड़ेगी टू मेंटेन दैट काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है पूरे सिस्टम की, क्योंकि एक बार सवाल आया है इस पर बेस्ड PYQ में,
और लोगों ने गलती कर दी कि सर आपने बोला था सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन यहाँ तो बोला है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो लॉस किस में पूछा होगा? वो एक पार्टिकल में। समझा? पूरे सिस्टम की बात नहीं किया होगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है और हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन का मतलब ई की वैल्यू कितनी होती है? 1। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? पी कंजर्व होता है बट देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। और यहाँ पर भी क्या ई की वैल्यू कितनी होती है? अब ई का कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है हमने पहले देख लिया, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भी वही चीज़, ये पूरा यहाँ कॉपी पेस्ट कर दोगे। सो दीज आर द पॉइंट्स जो कोलिजन के बारे में आपको जानना था। अब देखिए एनर्जी पर बेस्ड सारे लिखे गए हैं। इलास्टिक, इन इलास्टिक और पार्शली इलास्टिक का जो कंडीशन है वो किस बात पे डिपेंड करता है? एनर्जी पर। क्या याद रखोगे? इन इलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक दोनों में एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, जबकि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व होता है, मोमेंटम सब में कंजर्व होता है। समझ में आया क्या? इन इलास्टिक में क्या होता है कि ई का भी डिफरेंस आएगा ना। यहाँ ई की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी 1 से छोटी होगी, यहाँ पे ई 0 होगा। ये डिफरेंस आएगा दोनों में। वेलोसिटीज अलग अलग जाएंगी। जो लॉस होगा, जो मैक्सिमम लॉस होगा वो इन इलास्टिक में होगा। जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कहाँ होगा? इन इलास्टिक में। लिखना चाहिए, लिख देना देर इज मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर लेस देन द इन इलास्टिक। जरूरत नहीं है, यही इतना है कॉन्सेप्ट। लिखिए, अभी खत्म करते हैं 15-20 मिनट में टॉपिक। चलो आगे। एक सवाल मैं देता हूँ, अभी एक क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे। इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप समझ जाओगे, या ऐसे पहले हेडिंग बना लो, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट फॉर हेड ऑन कोलिजन। जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट किसके लिए हम लोग देख रहे हैं? हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम होते हैं। हाँ, सबको बोलना है। हेड ऑन में क्या होता है? क्या होता है? क्या सेम होता है? हाँ, क्या सेम होता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता क्या है? लाइन ऑफ कोलिजन का परपेंडिकुलर। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक हो सकता है कि नहीं हो सकता? इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक, तो हेड ऑन कोलिजन तीनों हो सकता है, ऑब्लिक भी तीनों हो सकता है। सही बात है। चलो अब देखो, ये है एक ब्लॉक M1, ये एक ब्लॉक है M2। ये गया U1 से, ये गया U2 से, ये है JBC, जस्ट बिफोर। दोनों यहाँ पे कोलाइड करते हैं। कुछ कुछ तो होता है इनके कोलिजन में। कुछ कुछ हुआ होगा, उसके बाद ये अलग अलग हुए होंगे। जब ये अलग अलग हुए होंगे तो मान लो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2। मान लो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e है। क्या है? e। अब मुझे ना v1 v2 कैलकुलेट करना होता है। गिवन होता है m1 कितना है, m2 कितना है, u1 कितना है, u2 कितना है और e कितना है। क्या क्या पता होता है? m1, m2, u1, u2 और e, ये तुम्हें पता होते हैं। कैलकुलेट क्या करना होता है?
अच्छा, कोई भी कोलिजन हो, चाहे वो इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो या फिर पार्शियल इलास्टिक हो, क्या मोमेंटम तीनों में कंजर्व था? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान से करना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये बुक में बहुत बड़े बड़े फार्मूले दिए हैं, आप फंसे रहोगे। मोमेंटम कंजर्वेशन लिखोगे तो क्या ये ऐसा लिखा जाएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल कितना, M1 U1 M2 U2, P फाइनल। अगर इस पूरे की जगह, जो कि लिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, मैं इसको P इनिशियल ही लिखता हूं, तो क्या ये ऐसे लिख सकता हूं मैं? बोलो। और एक इक्वेशन में लिख दूं, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 से लिख सकता हूं, या इसको मैं ऐसे लिखूं, E U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, या मैं यहां से ऐसा लिखूं, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस E U1 माइनस U2 लिख सकता हूं, इक्वेशन 2। तुम्हें कितने वेरिएबल्स थे तुम्हारे पास? कितने वेरिएबल्स थे? 2। 4 कहां से मिल गए? 2 वेरिएबल, कौन कौन से? V1 और, तो कितना इक्वेशन चाहिए होगा? दोनों मिल गए। अब आओ, सब्स्टिट्यूटिंग V2 इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा ये, P इनिशियल M1 V1 प्लस M2 V2 की जगह V1 प्लस E U1 माइनस U2, तो P इनिशियल M1 V1 प्लस M2 V1 प्लस M2 E U1 माइनस U2, इसको इधर ले आओ क्योंकि हमें V1 चाहिए, तो P इनिशियल माइनस M2E U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2, जब ऐसे इसको लिखोगे तो ये आपको V1 दे देगा। ये V1 निकालने का फार्मूला क्या होता है? V1 का फार्मूला P इनिशियल माइनस M2E U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ तो E की वैल्यू 0, इलास्टिक कोलिजन हुआ तो E की वैल्यू 1, इनइलास्टिक हुआ तो E 0, पार्शियली होगा तो E की वैल्यू गिवन रहेगा, दिया रहेगा, तुम्हें क्या रखना है। अब जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग, सब्स्टिट्यूट करके जब किसी इक्वेशन में रखते हैं तो आपको V2 मिलता है P इनिशियल माइनस M1E U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इतना बड़ा फार्मूला है, याद कैसे रखूं? तो मैं इसको एक ट्रिक के साथ याद रखता हूं। क्या चाहे V1 निकाल रहे हो या V2 निकाल रहे हो, दोनों के डिनोमिनेटर में M1 प्लस M2 दिख ही रहा है, तो याद रखना है M1 प्लस M2 अपॉन में तो रहेगा ही। क्या दोनों फार्मूले में ऊपर देखो तो P इनिशियल दिख ही रहा है ना? बस जब आप V1 निकाल रहे हो, 1 मतलब जब पहले ब्लॉक की वेलोसिटी निकाल रहे हो तो मास दूसरे का ले रहे हो। जब V1 निकाल रहे हो तो M2E किया ऊपर, V1 निकालने के टाइम क्या किया? M2E, और डिफरेंस किस वेलोसिटी का निकाला? U1 माइनस U2। और जब V2 निकाला तो M1E, डिफरेंस क्या लिखा? U2 माइनस U1। याद रहेगा ना? ये याद करने की टेक्निक्स है, आपको जिस तरह से याद करना हो याद कर लो। दिस इज जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट फॉर कोलिजन, इस पे ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं PYQ भी करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन करवाने के बाद। छापिए पहले।
ई की वैल्यू हाफ है, फाइंड वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगा। हाँ हाँ उस पर बात कर लेते हैं। हाँ v1 क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, पहले p इनिशियल, दोनों सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दो, 2 5 जा 10, 4 2 जा 8, 10 + 8। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, p इनिशियल माइनस m2 e u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या लिखा है, p इनिशियल माइनस m2 e u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2 फार्मूला। और मैं बार बार तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, तुम्हें फार्मूला लिख के लिखना ताकि फार्मूला याद हो जाए बस। अब p v1 क्या होगा, 2 2 जा 5 - 2 3 2 जा 6, 12/6 v1 की वैल्यू 2। नाउ इफ आई टॉक अबाउट v2 बच्चों, v2 क्या आएगा, सुन लो ध्यान से चुप होके। p इनिशियल तो वही रहेगा, p इनिशियल में कोई दिक्कत नहीं होगी। p इनिशियल माइनस m1 e u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। 2 2 मर गए, 3 -3 और प्लस 21/6 तो गलत आ रहा है तुम्हें तो। अच्छा हाँ, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, v2 के लिए u2 माइनस u1 है ना, v1 के v2 के लिए, सॉरी। आई बात गई समझ में, कोई समस्या? इतनी दूर दूर से बातें हो जा रही हैं, इसलिए तुझे आगे बैठा है आज। इसको पढ़ती भी नहीं है सर। ये मेरे को मारा है सर, एक बार मारा है सर, उसे नहीं मारा आपने अभी तक, उसे नहीं मारा है, उसे नहीं मारा है। हाँ सर उसको नहीं मारा है। ये पढ़ लिया तूने। फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो अगर मैं इलास्टिक कोलिजन, बस इलास्टिक कोलिजन में स्पेशल केस देखते हैं। ये केस याद रखना, ये समझ याद हो जाएगा फार्म, अब बस मस्ती नहीं, ये याद हो गया अगर फार्मूला तो क्या कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में, खटाखट हो जाएंगे। स्पेशल केस थोड़ा देखते हैं क्योंकि स्पेशल केस थोड़ा हमेशा स्पेशल ही होते हैं। अगर m1 और m2 दोनों m हो जाए, अब दोनों इक्वल मास हो जाए और कोलिजन कैसा हो, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब E की वैल्यू कितना, मतलब केस बेसिकली ये है कि एक m है जो u1 से जा रहा है, दूसरा m है जो u2 से जा रहा है। आपको बताना है ये JBC है, ये KBC है, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। वो ऐसे बोल देते हैं, नोवेल वाले में है ना अभी फिल्म में, क्या उसमें कहानी क्या है? क्यों आते हो हर बार फील्ड पे क्यों आते हो? चलो देखो, सुहाना बोल देती है, फील तो सब कर पाते हो, बेचारी का नाम खराब कर दिए हो तुम लोग। चलो अब यहाँ से अगर मैं v1 लिखूं तो p इनिशियल क्या होगा, mu1 प्लस mu2, यही होगा p इनिशियल, तो ये होगा ना mu1 प्लस mu2। p इनिशियल माइनस m2 e की वैल्यू 1, u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। आधे लोग कह रहे होंगे पता नहीं क्या ये कहानी लिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है फार्मूला, p इनिशियल माइनस m2 e
U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस V2 V1 V1 V2 तो वही लिखा P इनिशियल जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन तो सेम ही मतलब V1 V2 लिया ना वेलोसिटी वो भी है P इनिशियल माइनस M2 E U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस, तो यहां से देखो MU1 प्लस MU2 यहां मल्टीप्लाई करो माइनस MU1 प्लस MU2 अपॉन 2M, हाँ या ना मम्मी, और क्या हो जाएगा 2MU2 ओहो इक्वल इक्वल बॉल टकराएंगे तो पहले की वेलोसिटी दूसरा ले लेगा और दूसरे की वेलोसिटी, प्रोवाइडेड कैसा होना चाहिए कोलिजन, 8 बॉल पूल खेलते हो इलास्टिक कोलिजन अगर वहां हो जाए, ऐसे मारते हो जब खटाक से तो जो बॉल को टक्कर लगता है वो बॉल चलने लगता है और पहला वाला बॉल वही रुक जाता है। क्या मंद बुद्धि हो तुम लोग। अब ठीक है, वही ये भी है। केस टू में अब क्या हुआ है, जैसे स्वराज आए और ट्रक को टक्कर मार दे, ट्रक खड़ी हो, क्योंकि गलत बुक पढ़ ली है वो, अब गलत बुक पढ़ने का इम्पैक्ट कुछ तो आएगा। M2 है, अगर M2 बहुत बड़ा और M2 रेस्ट में हो तो क्या होगा, इधर देखो ये M1 है, यहाँ M2 है, U0 और ये U1 से आया, बस हम मस्ती खत्म। ये ऐसा है, मतलब ऐसा समझो कि तुम साइकिल से गए और एक खड़ी ट्रक को टक्कर मार दिए, इमेजिन करो क्या होगा, ट्रक चलने लगेगी क्या, तुम पीछे की तरफ आने लगोगे, ठीक है, तुरंत जस्ट टकराने के बाद पीछे आओगे, किस स्पीड से पीछे आओगे वो तुम्हें बताना है, ट्रक तो रुका हुआ है। तो V1 क्या देखेंगे, P इनिशियल जो इस केस में कितना होगा M1 U1, सही है ना, V1 होगा P इनिशियल जो होगा M1 U1 माइनस M2 E की वैल्यू 1 U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत, देखो यहां पे ना बेटा, ये जो M1 है
ये नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है ये? M2 बहुत ज़्यादा है। जैसे ट्रक का मास और तुम्हारे मास को कंपेयर करें, तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। ट्रेन के मास से तुम्हारा मास कंपेयर करें, तुम कुछ हो क्या? तो इसलिए ये बहुत छोटा है, इसलिए नेग्लिजिबल है। अगर नेग्लिजिबल हो गया तो हट गया, पहली चीज। दूसरा, ये भी तो M1 छोटा ही होगा ना, तो ये भी कैसा रहा? तो जो V1 आया है वो क्या आएगा? माइनस M2U1 बाई M2। क्या कैंसिल हो गया? क्या V1 की वैल्यू आ रही है माइनस U1? इसका मतलब ये है कि अगर एक छोटा ऑब्जेक्ट बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से टकराए तो टकराने के बाद जिस स्पीड से टक्कर मारा था उसी स्पीड से वापस लौट आएगा। समझा? नहीं भरोसा, जाओ दौड़ते हुए दीवार पे टक्कर मारो और टक्कर मारने में तुरंत देखो तुम ऐसे पीछे घूम जाते हो, उतनी स्पीड से घूमते हो जितनी स्पीड टक्कर मारे हो। प्रैक्टिकल चाहिए तो मैं करवा देता हूँ। आओ, किसको चाहिए? इधर ला। V2। हाँ, हाँ, नहीं जीरो। अब V2 लिखना है तो P इनिशियल माइनस M1 E U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2। फिर से ये हट जाएगा। अब देखो, ऊपर से नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते तो भी ये आपस में तो मर ही जा रहे हैं। ऐसा लिख दो, ये सब नेग्लिजिबल है कि नहीं? ये भी नेग्लिजिबल है। तो V2 कितना? ऊपर जीरो हो गया ना, सब जीरो जीरो बन गए। मतलब ये वो वाला केस बन गया, हाथी चला जाए कुत्ता भौंकता रहे। तुम गए, ट्रक को टक्कर मारे, ट्रक बोला मारोगे टक्कर, कुछ नहीं होगा, तुम वापस लौट आए मार के, ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ा। बट वो M1 U1 पूरा नेग्लिजिबल कैसे है? बिकॉज़ U1 की कोई तो वैल्यू, प्रोवाइडेड U1 जो है इतना तेज नहीं है कि लाइट की स्पीड से चलता आ रहा है टक्कर मारने। U1 सिग्निफिकेंट है, 5 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत बड़ा, अगर बहुत बड़ा U कर दोगे कि स्पीड ऑफ लाइट से आए, ये त्राक से मारे, तब तो टूट ही जाएगा ट्रक भी। आइए, हाँ टूटता है मैम। कौन? एकदम मतलब अगर छोटा वाला मास एकदम ज्यादा स्पीड से उसको कोलाइड होगा तो ट्रक चलने लगेगा ना, तब रिटार्ड क्यों होगा? बट वो मास इतना छोटा, हाँ, तो वो छोटा मास रिटार्ड होगा या बड़ा वाला मास आगे जाएगा? दोनों होंगे, तब V1 V2 दोनों में चेंज आएगा ना। If M1 is very less than M2 and M1 is at rest, अब उल्टा है, स्वरा गई थी, ट्रक को टक्कर मार के आई थी, ट्रक वाले को बर्दाश्त नहीं था, बोला अभी जब ये रुकी रहेगी मैं जाऊंगा टक्कर मारने। अब यहाँ ये ऐसे रुकी हुई है। हाँ, इस केस में नहीं, इस केस में ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40 से जाएगा, इसको टक्कर मारेगा, उसकी स्पीड अभी भी 40 रहेगी, लेकिन ये 80 की स्पीड से गिरेगी। हाँ, ये 0 पे है, ये मान लो U से गया, क्या होगा देखो, V1 लिखेंगे, P इनिशियल हो जाएगा अभी M2U माइनस V1 है ना, तो ये M1 ये है ना, 1 2 अगर गलत हो तो दिक्कत हो जाएगी। टकराने के बाद स्वरा की स्पीड है V1 और ट्रक की V2, तो पहले मैं V1 निकाल रहा हूं, तो V1 में P इनिशियल तो यही लिखूंगा M2U माइनस क्या
M2E या P इनिशियल माइनस M2E U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2। समझा क्या लिखा है मैंने? P इनिशियल माइनस M2E U1 माइनस, आई बात गई समझ में? कोई दिक्कत? आइए छापिए, और छापना क्या भी, रुक जाओ। तो अब इसमें देखो ये तो नेग्लिजिबल है, ये 0 हो जाएगा, लेकिन अभी ऊपर सब M2 है ना, तो कुछ चेंज नहीं होगा। ये बनेगा M2U माइनस माइनस प्लस M2U अपॉन M2, 2M2U अपॉन M2। M2 ने M2 को मार दिया, क्या V1 की वैल्यू 2U आ गई? मतलब थोड़ा डबल स्पीड से चलेगी, ट्रक U से आ रहा था, अब डबल स्पीड से। अब आइए ट्रक की स्पीड में देखते हैं सोरा ने क्या इफेक्ट डाला। हाँ देख लेते हैं ना। तो V2 लिखना है तो P इनिशियल तो यही रहेगा, माइनस M1 E U माइनस 0 M1 प्लस M2, मार डालो इसको, मैं लिख नहीं रहा हूँ, नेग्लिजिबल है, ये भी मर जाएगा। V2 आ गया M2U बाई M2। ट्रक की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आया। These three are the special cases that you should know। इससे तुम्हारे क्वेश्चन फटाफट। कोलिजन है? हाँ, ऐसे सवाल आते हैं, क्या कह रहा है? टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, फिर नहीं चलाओगे कोई भी। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। कैसा कोलिजन है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? मैं आगे पढ़ा क्या क्वेश्चन? इतना पढ़ा मैंने, यहीं पे रुक गया ना मैं, तुम्हें भी रुकना है। कौन सा कोलिजन है ये? इनइलास्टिक हो गया, ई 0 है, मास इक्वल है। वन डायमेंशनल का मतलब ये है कि वो है हेड ऑन। क्या है? हेड ऑन। The body A moves with velocity v1 while B is at rest before collision. The velocity of the system after collision is v2. The ratio of v1 is to v2. आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। दो लोग हैं, अब इसमें कुछ करना, अब ये इनइलास्टिक है ना बेटा, तो इसमें v1 v2 या तो तुम फार्मूले से कर लो या इससे कर लो। फार्मूले से करेंगे अगर, तो v1 की वैल्यू क्या आएगी? वो क्या कह रहा है यहाँ देख लो कि दो ब्लॉक हैं A और B। अब ये बताया है कि B पहले रुका हुआ है, A मूव कर रहा है V1 से, यही बोला है ना? कोई दिक्कत? ठीक। E की वैल्यू भी 0 है, तो V1 क्या लिखोगे? V'1 लिख दो इसको। तो ये क्या बनेगा? इनिशियल मोमेंटम जो कितना है? mv1 माइनस m2e u1 माइनस u2। कोई जरूरत भी नहीं है लिखने की, क्योंकि तो कैंसिल ही हो रहा है ना। है क्या कोई दिक्कत इसमें? कहाँ गया? अच्छा, ये काम आप नहीं कर सकते, आपको पता है क्यों? सॉरी, ये काम आप नहीं कर सकते क्योंकि ये कैसा कोलिजन हो रहा है? इनइलास्टिक का मतलब दोनों चिपक गए ना एक दूसरे से। टकराने के पहले ये केस था, टकराने के बाद दोनों चिपक के एक मास बना दिए, दो दिल एक जान, और ये V2 से जाने लगे। ये V2 पूछा है, ऐसा लिख दिया मैंने। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv1 प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना? 2mv2। m ने m को मार दिया, v1 बाई v2 क्या हो जाएगा? 2, मतलब 2:1। कैसे? अरे v1 बाई v2 2 लिखा है, तो ये 2:1 आया। समझा क्या? क्या नहीं समझा? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है। कैसे कर सकते? दोनों चिपक के साथ में चल रहे हैं ना। इनइलास्टिक होगा, अगर वो बोल दे कि इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तब वो फार्मूला मत लगाना। वो इलास्टिक के लिए लगाओ, पार्शियली इलास्टिक के लिए लगाओ, ई 0 होने पे मत लगाओ। ये क्या लिखा है? तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते हो? अच्छा हाँ, वो बराबर, सॉरी एक साथ आएगा। सॉरी
टू है, किसी से टकराए फिर ऐसे फेविकोल जैसा चिपक जाए तो वो तो साथ में चलते हैं, तो तेरा टोटल मास कितना हो जाएगा 2m ना, तो ये mm टकराए और 2m हो गया। अभी करवाता हूँ मैं इमेजिन, समझा क्या? जब भी वो बोले इन इलास्टिक कोलिजन है और चिपक जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा, दो अलग अलग नहीं लेने पड़ेंगे। अगर आप दोनों से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तब आप थोड़ा फंसेंगे क्योंकि V1 और V2 का रिजल्टेंट लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए ये मेथड कर लीजिए। अभी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता हाँ। तो पहले वो इलास्टिक कोलिजन दिया था, हम फॉर्मूला लगा देते नहीं लगाओ ना, अब इसलिए तो मैं करा रहा हूँ कि मत लगाना, जब नहीं होना चाहिए ना, वही तो दिक्कत है। जब इनइलास्टिक बोले दोनों चिपक के एक होके चलेंगे, वो फार्मूला कब लगाते हो? जब V1 और V2 दो अलग वेरिएबल हो। जब दोनों चिपक के एक हो गया तो नहीं लगा सकते, बस एक ही केस है जहां नहीं लगा सकते, उसने सिखा रहा हूं कि कंफ्यूजन ना आए बाद में, समझा? कोई दिक्कत है तो क्या याद रखोगे, ये पॉइंट्स में इसने बोला इनइलास्टिक कोलिजन हो और यहाँ इसने बोला हो कि द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोलाइड करने के बाद अगर कुछ बोल ही नहीं रहा कि सेपरेट हुए तो इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों एक साथ चिपक जाते हैं। कैसे पता मुझे? मैंने जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ाया तो वहां बताया E0 का मतलब ये होता है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है, बताया था मैंने। E0 का मतलब क्या होता है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। और अगर हेड ऑन कोलिजन है तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वही तो लाइन ऑफ मोशन भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों कॉमन वेलोसिटी से आगे मूव करेंगे, और दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे मतलब दोनों चिपक ही गए। याद करो कॉमन वेलोसिटी कब आई थी? ऐसे दो लोग थे, टकराए, ये V1 से गया, ये V2 से गया, टकराने के बाद इन दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी V आई थी। इसके बाद अगर वो अलग अलग हो पा रहे थे तो E था, अगर अलग अलग नहीं हो पाएंगे तो E0 होगा ना, तो इस केस में यहीं तक रह गया। तो अब दोनों तो VV से चल रहे हैं ना भाई, इसलिए हमें मोमेंटम कंजर्वेशन से ही जाना पड़ेगा जब भी बोल दे कि इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है और वो चिपक गए हैं। जब वो चिपक जाएंगे तब वो V1 V2 का फॉर्मूला नहीं लगाना है, बाकी हर जगह लगाओ। मैं अगले सवाल में, हर सवाल थोड़ी आया होगा, एक ही सवाल आया होगा ना, अगले सवाल में मैं करवा देता हूँ। कैसे करेंगे? टिक करना है तो यहाँ से यस। अब क्या करना है? 1 kg बॉल, देखो फटाफट। 1 kg बॉल strikes a wall with velocity 1 meter per second at an angle of 60 degree with the wall and reflects at the same angle. If it remains in contact with the wall for this, then the force, ये मैं करवा चुका हूँ, इम्पल्स वाला सवाल है ये, इसका सवाल ही नहीं है, इम्पल्स का है। तब भी देख लो 60 डिग्री पे आया ना, क्या कह रहा है? देखो कितना सिंपल सिंपल सवाल नीट में आता है कि ये वॉल है, 1 kg का बॉल 60 डिग्री पे आ रहा है विद द वॉल, ऐसे, ठीक है। ये 1 kg है, कितने से आया? 1 मीटर पर सेकेंड से, और कह रहा है इट रिफ्लेक्ट्स एट द सेम एंगल। ये 60 डिग्री पे ही ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। कितने पर रिफ्लेक्ट हुआ? 60 डिग्री पर। अगर सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब जाने के लिए भी उसकी वेलोसिटी 1 ही रही होगी, तभी तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो पाएगा। अब आपसे यहाँ पे टाइम भी दिया है कि 0.1 सेकेंड के लिए टाइम लगा है उसको। सबसे पहले यहाँ पे मैं इम्पल्स निकाल लूँ। क्या होगा इम्पल्स? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब इसका दो कंपोनेंट, ये 60 तो ये 60, तो क्या ये बन जाएगा 1 cos 60 मतलब हाफ, और ये √3/2 sin 60। अब इतना आपको आना चाहिए, ये भी हाफ, ये √3/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया क्या? यहाँ पे कंपोनेंट लिया है खाली। तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे? मास mv माइनस mu ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो m बाहर ऐसे, तो v की वैल्यू कितनी होगी?
v मतलब ये वाला हाफ आई कैप प्लस √3/2 जे कैप माइनस हाफ आई कैप माइनस √3/2 जे कैप, ये पहले वाले केस के लिए। अब ये देखो हाफ आई कैप कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो जे की वैल्यू कितनी आ गई √3। कितनी वैल्यू है जे की, और जे क्या होता है F इंटू डेल्टा टी। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, तो इम्पल्स आया √3 इज इक्वल टू फोर्स इंटू 0.1। 0.1 को नीचे ले जाओ, है कोई ऑप्शन? नहीं समझा। जब भी फोर्स पूछेगा टकराने टुकराने वाले में क्या समझ जाओगे, क्या है वो इम्पल्स। अब इसमें कोलिजन के अंदर दिया, मैंने अलग से पढ़ा दिया है, बस यही फर्क है। अब ये सवाल मैं यहाँ खाली सॉल्व करके छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम घर पे जाके दोबारा भी सॉल्व करो, तुम्हें आए। ठीक है, ये भी सही हो गया, मुझे आता है। अब बुलेट ऑफ, ये अभी हमने कराया है, अभी जो स्पेशल केस पढ़ा उस पर डायरेक्ट सवाल है। A bullet of mass m hits a block of mass capital M elastically. The transfer of energy is maximum when? किस केस में मैक्सिमम होगा? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम, कौन हिट कर रहा है? M। तो M इज वेरी ग्रेटर देन, ये होना चाहिए ना। देखो अब सॉरी, ओ ऐसे कैसे? ओ करेक्ट। क्या गलती है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। इस केस में तो कैपिटल एम पे तो कोई वेलोसिटी चेंज होती ही नहीं है। अरे जब मैं घबरा गया था, कुछ बोलता उसे बोले रुक गया मैं, गाली निकलती अभी। तो उसने क्या बोला है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो। एनर्जी ट्रांसफर कब होगी? जब वेलोसिटी ट्रांसफर होगी। सही बात है क्या? अगर कैपिटल एम बहुत बड़ा है तो ये वाला केस बन गया जिसमें ये जाके ट्रक से टकरा रही थी। ट्रक की वेलोसिटी चेंज हुई थी क्या? तो अगर स्मॉल एम जाके कैपिटल एम से टकराएगा तो कैपिटल एम की वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं चेंज होगी। तो ऐसे केस देख लो, जब ये वाला केस हुआ तो इस केस में स्मॉल एम कैपिटल एम से टकराया, कैपिटल एम की वेलोसिटी ही चेंज नहीं हुई। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी कितना हुआ? 0। मिनिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ये है। ए ऑप्शन कहाँ होगा? अगर m बहुत बड़ा है इससे भी, तब भी तो तुम्हारा m रुका ही हुआ है। स्मॉल m बड़ा है, छोटा वाला आया। स्मॉल m बड़ा है, छोटा है, सॉरी स्मॉल m बड़ा है कैपिटल M से। अगर स्मॉल m बड़ा भी है कैपिटल M से तो भी चल के कौन आ रहा है? तो उसकी स्पीड 2u कर देगा, लेकिन अपनी स्पीड तो u रखे रहेगा ना। ट्रांसफर एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? जब वेलोसिटी अपनी पूरी चेंज कर दूं मैं। अगर m1 m2 दोनों बराबर है तो डेविड इंटरचेंज वेलोसिटी ना। m अगर u स्पीड से आया होगा और कैपिटल M रुका हुआ था पहले, तो कैपिटल M से टकरा कर क्या होगा? कैपिटल M की वेलोसिटी कौन ले लेगा? स्मॉल m की कौन ले लेगा? तो क्या पूरी वेलोसिटी ट्रांसफर कर दिया। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर मैक्सिमम कब होगा? दोनों का मास कैसा हो? इक्वल। जल्दीबाजी में मुझसे गलती हुई। -1 collision small m will be at rest, मतलब velocity 0 हो जाएगी। हाँ, ये हाँ -1 हो गया मेरा। दूसरा हाँ, तो वही दूर करवाना है। एक पेपर में हो सकता है, 2 में हो सकता है, बार बार वही क्यों हो रहा है बेटा? हर जब एक ही चैप्टर आ रहा है ना,
पिछले जितने बैच हुए जिसमें एक ही चैप्टर रहा हो वो लेके देखो, एक ही टाइप के क्वेश्चन में हर बार हक के आ रहे हो, नहीं तो मेरे पास 5 बैच लेके बैठो, मैं दिखाता हूँ। बॉडी ए ऑफ मास 4m, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ सर हो गया मेरा वो, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ 6 नवंबर में डिसबर्स हुआ है। हाँ 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 फ्लैट तो मैंने बिल्डर से लिया था। क्या फ्लैट? मैंने फ्लैट ही नवंबर में लिया है, मतलब अक्टूबर में मेरा हाँ कंप्लीट वाला लिया था, रेडी टू मूव। हाँ 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 अभी 2 लाख आता है, लेकिन अभी आप जानते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च जो ये 3 महीना होता है ना, इसमें पेपर चलता है, बच्चों का वर्कलोड कम होता है। मुझे आप देखिए जनवरी में 2 लाख आया है, सॉरी दिसंबर में 2 लाख आया है, जनवरी में 1,27 आया है, फरवरी में 1 लाख आया है, लेकिन अभी मार्च के बाद वो फिर 2 लाख हो जाएगा। हाँ 2 लाख और 1 लाख 1.5 लाख ऐसा ही कुछ करके आया है। ये एक जगह से आया हुआ है, बाकी अलग अलग जगह से आप ट्रांजैक्शन मिला के देखोगे ना तो 2.5-3 लाख का ट्रांजैक्शन आपको दिखेगा। हाँ अलग अलग असेस जो आता है टोटल मिला के 2.5-3 लाख का उसमें दिख जाएगा आपको ट्रांजैक्शन, एक अकाउंट से उतना आ रहा है। एवरेज 2 से 2.5 लाख जनवरी फरवरी मार्च के लिए। हाँ जनवरी फरवरी मार्च में सब दिखेगा, सब दिखेगा। इस साल का मेरा जो टर्नओवर आएगा पूरा, अभी जो मेरा ITR भरा जाएगा उसमें 40 के आसपास जाएगा मेरा टर्नओवर। हाँ हाँ ITR, हाँ बैंक स्टेटमेंट में आपको दिख जाएगा। हाँ रिनोवेशन का ही बोला है, हाँ उसी घर में रह रहा हूँ मैं। हाँ मुझे कब तक सैंक्शन बता देंगे? ठीक है ओके। हाँ तो ये किसी ने ट्राई भी नहीं किया होगा ना? करिए करिए जल्दी करिए। अच्छा है, 11 क्वेश्चन है, 4-5 कर लो, कॉन्फिडेंस दिख जाएगा तुम्हें कि ये बहुत आसान पेपर होता है, मतलब ये टॉपिक ही बहुत आसान है। और मैम तो कौन सी बुक है नाम बताओ उसका? सर नहीं मैं आपको सब पुस्तक लाके दिखाऊंगा। प्लीज अब तुम्हारे पेरेंट्स के सामने बोलूंगा। मैं नॉन पढ़ती थी, उनको पता है। मैं बताऊंगा चोरी चोरी पढ़ रही थी वो क्लास में। अब बता तो सो मेरी मम्मी मानेगी नहीं, ये नॉवेल पढ़ी थी ऐसे बोलेगी। शर्त लगाओगी? सर मेरी मम्मी मुझे पता है ऐसे बोलेगी। वो एक पुस्तक तुम रख लोगी ना वही वाला? सारे सच्ची में सारे लाके दिखाओ। सर आप बोलो ना एक बार पढ़ो। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी है। हाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही तो एनर्जी का लॉस्ट होगा। इधर देखो, एक बॉडी 4m है जो U से चल रहा है, दूसरी बॉडी जो रेस्ट पे उससे टकराता है, हेड ऑन एंड इलास्टिक कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन कितनी एनर्जी? अच्छा पूरे सिस्टम की एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, लेकिन मैंने बोला था एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लॉस आता है, मतलब एक बॉडी ट्रांसफर करेगी ना एनर्जी। किसका पूछा है? ए बॉडी का पूछा है। ए बॉडी मतलब ये वाला है, मतलब ये A है और ये B है, ये 4m है और ये m है, 2m है। ये इधर गया U से और ये रुका हुआ है, यही है ना। E की वैल्यू 1 दिया है। इसकी पहले कितनी एनर्जी है? हाफ इंटू 4m इंटू U स्क्वायर। पहले ये एनर्जी है
तो ये कितना है, पहले इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है 2mu²। बाद में इसकी कितनी एनर्जी हो जाएगी, तो V1 निकालो। तो V1 क्या लिखोगे, P इनिशियल माइनस M2E U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो V1 क्या आया 4mu माइनस 2mu, देखो तो ये आ गया 2mu/6m, करेक्ट। ये कैंसिल, बाद में इसकी एनर्जी बची कितना 1/3 ना, सॉरी वेलोसिटी 1/3 बची है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ 4m 1/3 का मतलब u²/9। तो ये कितना हो जाएगा 2, तो k फाइनल आएगा 2mu²/9। इन दोनों का फ्रैक्शन पूछा है, तो k इनिशियल अपॉन k फाइनल पूछा हुआ है। या फ्रैक्शन लॉस का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है, लॉस कितना हुआ होगा, तो लॉस को कैसे लिखेंगे, k इनिशियल माइनस k फाइनल, सही बात है, k इनिशियल माइनस, और किसके रेफरेंस में हुआ होगा, k इनिशियल के, तो k इनिशियल माइनस k फाइनल क्या लिखोगे 2mu² माइनस 2mu²/9 अपॉन 2mu²। 2mu² कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 8/9। 8/9 है, क्या है लिखना पड़ेगा। तो जो तुम्हें बताया था वो समझ में आया। फ्रैक्शन कभी भी पूछ ले लॉस्ट का, कोलाइडिंग बॉडी का, तो आप परेशान मत होना कि सर ये तो कहाँ गया, इलास्टिक इन नेचर कोलिजन है तब भी लॉस कैसे आ रही है। तो एक बॉडी का लॉस है, पूरे सिस्टम की एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। मैं इसको नोट कर लो तो मैं पूरे सिस्टम की एनर्जी दिखाता हूँ, उसमें लॉस क्यों नहीं है। अच्छा यार, ये खटाखट क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट बोर्ड भी होना चाहिए ना। 9 दीदी, u/3 का स्क्वायर, जी ऐसे लिखता हूं मैं, ऐसे है वो, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, नहीं पता, तुम्हारी गलती है, तुम मांग जान के बैठे हो तो हम क्या करें। इतने दिन में जी नहीं पहचान पाई कि मैं जी कैसे लिखता हूँ, कम फूका करो। ये होता है ऐसे, नहीं पता स्वरा से पूछ लो। लेकिन पुस्तक अच्छी वाली पढ़नी होती है, सर मैं आपको सारे पुस्तक लाके इसीलिए रोक रहा हूँ, इसके साथ मत रख। सर ये इसको ये खुद मेरे से गलती की टाइम पड़ता है। 3 बजे तक चाहिए वो पानी। चलो लिख चुके बच्चों, 1:30 होने को है, नहीं ये टॉपिक खत्म कर लेता हूँ, तब 10-15 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। तो ये सारे पीवाई के ऊपर उसके बाद हाँ ये PYQ चल रहा है ना। आज का होमवर्क कौन है मेरा, वो हाँ, तो आज का होमवर्क नीट PYQ कोलिजन के, ये WP वाले चैप्टर में मिलेंगे तुम्हें उसमें। अगर इससे करना होगा तो इम्पल्स कोलिजन यहीं मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास वाले में, इससे ही कर लो। है तुम्हारे पास ये ऐप ना, तो मार्क्स ऐप से कर लो सेंटर ऑफ मास कोलिजन के पूरे PYQ। पहले ये करके आओ। क्या क्या मुझे याद नहीं है, क्या नहीं याद है मुझे, मुझे सब याद है। हाँ अभी तो मुझे कुछ समझाना है, इधर बस सुनो इधर, अरे एक लो
पहला मारो इसको। पहले पार्ट में हमने सॉल्व किया कि जो ये बॉडी ए है इसकी कितनी एनर्जी लॉस होगी 8/9। कितनी एनर्जी लॉस हुई 8/9। लेकिन अगर पूरे सिस्टम की बात की जाए तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। अगर ये 4m था और ये u से गया, ये 2m है, ये रुका हुआ है, e की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं v1 कैलकुलेट करूं तो p इनिशियल क्या होगा 4mu माइनस m2 e u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। तो v1 कितना आया 4mu माइनस 2mu। क्या ये u/3 आया, अभी तो हमने किया था। अच्छा v2 कितना आया है, तो v2 लिखोगे तो p इनिशियल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस m1e 4m इंटू 1 0 माइनस u अपॉन 4m प्लस 2m। तो v2 कितना आएगा 4mu प्लस 4mu 8mu बाई 6m कैंसिल हुआ, दिस इज 4/3u। अब जरा k इनिशियल कितना था वो लिखो। कोलिजन के पहले k था हाफ इंटू 4m इंटू यू स्क्वायर, मतलब k इनिशियल कितना था बच्चों 2mu स्क्वायर। अब k फाइनल लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे हाफ 4m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v2, क्योंकि पहले तो 2m रुका हुआ था लेकिन अभी 2m भी चल रहा है और 4m भी चल रहा है, तो k फाइनल आएगा 2 2 जा 4, दिस इज 2m। v1 की वैल्यू u/3 है तो u स्क्वायर बाई 9 प्लस ये 2 2 मर गए m, v2 की वैल्यू 4/3 है तो 4/3u स्क्वायर। जब k फाइनल देखो तो 2mu स्क्वायर बाई 9 प्लस 16/9 mu स्क्वायर 9 9 बराबर है तो k फाइनल आएगा 18/9। पहले कितना था, अभी कितना हुआ। तो पूरे सिस्टम को जब एक साथ लिया तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। पूरे सिस्टम को लिया तो क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। लेकिन जब मैंने बॉडी ए की बात करी तो उसकी एनर्जी में लॉस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए की एनर्जी जितना लॉस हुआ है बी उतना गेन किया है। तो यहाँ देख के लग रहा है कि बी पहले रुका हुआ था, अब बी के पास वेलोसिटी आ गई 4u/3। कुछ अक्ल आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी का कंजर्व होता है, सॉरी पूरे सिस्टम का कंजर्व होता है, एक बॉडी से लॉस या गेन हो सकता है। सर दिखाओ सॉल्यूशन। क्यों दिखाऊं, मैं कराता हूँ ना। लेकिन ये क्यों नहीं आया, ये एनालाइज करो पहले, क्या नहीं पढ़ा। देखो तुम लोग कहाँ गलती की पता है, जो 2 मिनट 9 सेकंड तब भी लगा ज़्यादा टाइम है, क्योंकि तुम पहले पढ़ के सोचते हो फिर करने जाते हो। पूरा क्वेश्चन पढ़ना क्यों है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। पेपर में टाइम बचाने का तरीका है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता। एक बार में ऐसे सेंटेंस पढ़ते जाओ और उससे डेटा निकालते हैं। ऐसे मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, मैं सामने पढ़ूंगा। अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। अब मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं फटाफट से ऐसे रफ स्केच बना दूंगा, ठीक है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, स्पीड नहीं दी है, मैं इसको u मान लेता हूँ। और बाद में आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, ये वाला ब्लॉक रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। हाँ, आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v। अच्छा ये v दिया है। देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें ये नहीं बताया है कि ये नहीं, कौन लाया था माइक, सबको माइक मोनाली मैम ने दिया था। गला तो
नहीं तो क्या करना है मोनाली, मेरे से मत मांगा करो, तुम लोग लेके आया करो, वो अलग पदार्थ लेके बैठी रहती है। तो हाँ, तो ये हो गया, m वाला रुक गया है। तो m वाला अब मैंने सब बना लिया। मुझे पूछा e कितना है, मैंने कहा यार मुझे पता क्या क्या है, पहले ये देखो। मुझे p इनिशियल पता है, इसमें मुझे u1 पता है, मुझे v1 पता है, मुझे पूछा क्या है e। तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दूँ ना, v1 इज इक्वल टू p इनिशियल माइनस m2e u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैं क्या लिखता, ध्यान से देखो, तो v1 इज इक्वल टू p इनिशियल का मतलब mv माइनस, अच्छा v1 कितना दिया है, रेस्ट पे आ गया ना, तो 0, mv माइनस 4me क्योंकि e निकालना है, v माइनस 0 अपॉन m प्लस 4m। तो ये तो इधर जाके 0 ही बन जाएगा। क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूं, mv इज इक्वल टू 4mev, हाँ नेगेटिव जाके पॉजिटिव बन जाएगा। चुप, हाँ क्या e निकालना है ना तुम्हें, तो आ गया ना, ये क्या था mv, तो यहां से क्या आएगा v बाय 4v, ठीक है ना, इज इक्वल टू ई, 1/4 का मतलब 0.25। मैंने क्या किया, ये फार्मूला जब तुम पेपर में लिखोगे थोड़ी लिखोगे, तुम्हें क्या करना होगा, ये डायग्राम बनाना है। आप क्या करते हो, एक बार पढ़ के सोचते हो आएगा कि नहीं आएगा, फिर आप दोबारा पढ़ते हो, तो उतना टाइम गया ना, तो पढ़ने के टाइम में स्केच बना दो ना ऐसे। अब इसको बनाते समझ में आ जाएगा मुझे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आ रहा है तो कर दूंगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या गलती हुई थी, सारा का सारा ही गलत था। नहीं मेरा स्टार्टिंग वाला सही था, उसके बाद मेरे को P1 P इनिशियल आई डिडंट नो। यू शुड नो, ठीक है, ये बोल के हट नहीं सकते आई डिडंट नो। इतने दिन से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही पढ़ रहे हो, पी इनिशियल लिखना है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट सवाल है। तुम समझ गए ना कैसे आते हैं, पढ़ा दिया है ना मैंने। तो है उस लायक, क्या करेगी, उनको आए, आपको तो कुछ नहीं बोल सकते, उनको तो दिमाग नहीं है उसको। मेरा वो बुक दिखा ना, मैं पढ़ के दिख देता हूँ, दिखा ना कौन सी बुक है, पढ़ो। सर वापस दे दो प्लीज प्लीज ना, दो पढ़ने, भरोसा नहीं मेरे ऊपर, मत दो। बाजू में बिठा और सिर्फ दिखा दे और फिर वापस भेज। जो स्टेप मैंने बोला जैसे सॉल्व करने को, उसी प्रोसेस के साथ सॉल्व करो, पढ़ के छोड़ो मत आयुष। बी है, सिंपल है कि नहीं, आप बताओ ये टफ है कि आसान है, तुम्हें आना चाहिए। कैसे पता, आइडेंटिकल है मतलब दोनों का मास इक्वल है, दो चीज देखना ऐसे, हाँ अंधा मन, हाँ अभी सही बोला, आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम है और ई की वैल्यू 1 है, इलास्टिक है, तो आप बोलोगे इंटरचेंज कर दो, समझा। तो इसी बात पे एक और, अच्छा ये घर से करके आना, 1 मिनट और, वेरिएबल मास, बस 2 मिनट का भी नहीं है टॉपिक। वेरिएबल मास करके एक लास्ट टॉपिक है बच्चों। वेरिएबल मास को कहाँ यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन होता है रॉकेट प्रोपल्शन में। कहाँ यूज होता है, वो ऐसे रॉकेट ऐसे हवा में उड़ता हुआ देखा है ना,
तो इसमें एक फार्मूला आता है, बस वही आपको जानना है, थ्रस्ट फोर्स। कौन सा फार्मूला? Ft बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है -VR dm/dt। क्या होता है? -VR dm/dt। व्हाट इज VR? अच्छा ये पढ़ा होगा शायद, रिलेटिव वेलोसिटी। Ft थ्रस्ट फोर्स है, और dm/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मास। रेट ऑफ चेंज इन मास। एक और चीज यहां याद रखना है कि Ft एंड VR विल बी इन सेम डायरेक्शन if mass is decreasing। हाँ ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इतना ही पार्ट याद रखना था। अब मैं हंसू? ICSE में पढ़ के आए हो? इतना भी समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? हाँ तो उसका उल्टा क्या होगा? बट मास कैसे चेंज होगा? dm/dt, रेट ऑफ मास। चेंज क्यों होगा? एक कार है, कार में अगर पेट्रोल भर दिया मैंने, जब कार चलेगी तो पेट्रोल कम होगा, मास कम होगा। पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है ना। नहीं मेरे पास पेट्रोल है, मैं वही बोलूंगा, बताओ। मेरे को फ्यूल बोल। रॉकेट में मास मतलब यहाँ याद रखना, dm/dt अगर dm/dt अगर डिक्रीज हुआ तो Ft और VR क्या हुआ सर? थ्रस्ट फोर्स और हाँ वो इसीलिए लिखा मैंने, थ्रस्ट फोर्स एंड VR दोनों ऑपोजिट होंगे अगर मास डिक्रीज हो रहा है। सिंपल मतलब इसका ये समझो, एक रॉकेट है, ऐसे उड़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए करता है, नीचे की तरफ से आग निकलती है बाहर, आग निकलते हुए क्या है? फ्यूल कंजम्पशन है ना वो, तो dm/dt से उसका रेट कम हो रहा है। किधर गिरता है वो? जो आग निकल रही है वो ऐसे नीचे गिर रही है ना, किधर आ रहा है? VR नीचे की तरफ है, रॉकेट किधर उड़ता है? रॉकेट ऊपर उड़ता है। क्या जितना उड़ रहा है क्या dm/dt कम हो रहा है? dm/dt कम हुआ, VR और थ्रस्ट दोनों अपोजिट हुए। अगर dm/dt बढ़ता तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते। वैसे वर्षा का मतलब ये है कि अगर dm/dt बढ़ा तो दे विल बी इन सेम डायरेक्शन। तो रोटेशनल मोशन के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसका नाम है रिजिड बॉडी। क्या नाम है? रिजिड बॉडी क्या होती है? शायद आपने पहले नाम भी सुना होगा कभी। क्या होती है रिजिड बॉडी? Body that हाँ? cannot be changed or whose shape or volume cannot be changed easily. बिल्कुल सही बोल रही Whose shape or volume cannot be changed easily. हो। ओके, और कुछ? Intermolecular forces are high. वेरी गुड। और कुछ? ये सब तुमने सॉलिड बॉडी के लिए नहीं बता रही है But rigid, solid bodies rigid ही होते हैं. लिक्विड में क्या? सारी जितने भी सॉलिड बॉडीज हैं सब रिजिड है? Not all, but most. व्हाट अबाउट यू? आर यू सॉलिड और I am लिक्विड? semi.
सेमी सॉलिड क्या होता है? मैं आधी ही बैठी हूँ। तो सॉलिड है ना? सॉरी, मेरे अंदर तो ब्लड है ही नहीं, पत्थर भरा है मैंने। तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है जहाँ सिस्टम ऑफ, सही बोले तुम लोग, लेकिन सारे सॉलिड रिजिड नहीं हो सकते। उसके रिजिड बोलने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये एक बॉडी है, इसके अंदर मैं बहुत सारे पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट यहाँ लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। अगर A और B के बीच में ये सेपरेशन R1 है, A और D के बीच का सेपरेशन R2 है, B और C के बीच का सेपरेशन R3 है, और ये सेपरेशन R4 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? A और C के बीच का जो ये सेपरेशन है वो मान लो R5 है। कोई भी कहीं भी मैंने ऐसे पतंग जैसा बना दिया, तुम कुछ भी बना सकते हो, दो पॉइंट को भी दिखा सकते हो। अगर ये बॉडी रिजिड है, अगर ये बॉडी रिजिड है तो C और D के बीच में, B और C के बीच में, A और C के बीच में, B और A के बीच में, A और D के बीच में, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी सिचुएशन में कोई भी कंडीशन ले लोगे, हर एक कंडीशन में सेपरेशन यही रहना चाहिए। लाइक सेपरेशन बिटवीन A एंड D इन दिस केस इज R2, तो ये हमेशा R2 ही रहेगा, बीच में कभी R2 से R3 या R1 नहीं हो सकता। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब वो बॉडी रिजिड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई फिर वो बॉडी रिजिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं? यथार्थ समझा ना? ऐसे मुंडे, ऐसे ऐसे क्यों मुंडे हिलाते हो? मैं समझ नहीं पाता। हाँ बोल रहे हो कि ना? दोनों मिक्स कर दे रहे हो। अगर पूछने वाला होगा तो नहीं आया। तो समझ में आ रहा है क्या? अब अगर इनके बीच का कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो रहा है, तो क्या होगा? ये वाला, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो रहा है तो क्या होगा? अगर ये V से गया तो इसको भी इधर V से जाना ही पड़ेगा, तभी ये सेपरेशन कांस्टेंट रह पाएगा। सोचो ये V रहे और ये V1 हो जाए, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाए, तो या तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा या दोनों के बीच का सेपरेशन कम होगा। सही बोल रहा हूं मैं? कांस्टेंट रहना है, दोनों की स्पीड सेम रखनी है। अच्छा, D और C के बीच की भी स्पीड सेम होनी चाहिए, सॉरी सेपरेशन सेम होना चाहिए। R4 भी कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब ये भी ऐसे V से गया होगा। अच्छा, B और C के बीच का भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो क्या ये भी ऐसे जाएगा? मतलब रिजिड बॉडी में दो चीजें, एक ही बात है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन एनी टू इंटरनल पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन सेम है सो दे विल हैव सेम वेलोसिटी, सेम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। बेसिकली कैसी वेलोसिटी होगी? तीसरा इसको डिराइव करने का तरीका, मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू D? बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू D? जीरो। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B? कोई भी इंटरनल पॉइंट ले रहा हूं तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आ जा रही है क्या? हाँ या ना? इसका क्या ये मतलब नहीं है कि वो है रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है उनका? समझा? तो रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी होती है? वो बॉडी जिनके दो इंटरनल पॉइंट का रिलेटिव मोशन जीरो होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसी होती है? जीरो।
या जिनके दो इंटरनल पॉइंट के बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, या जिनकी वेलोसिटी इज इक्वल होती है इंटरनल पॉइंट्स की, कोई भी लिख सकते हो। एक तो ये हुआ कि रिजिड बॉडी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। सेकेंड पार्ट, रिजिड बॉडी के मोशन की बात कर लेते हैं, ये मूव कैसे करता है। अच्छा, रिजिड बॉडी है क्या पता है? रिजिड बॉडी बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है। क्या होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? रिजिड बॉडी। अभी जो मोशन है रिजिड बॉडी का वो 3 तरीके से होता है, 3 तरह का मोशन। पहला है ट्रांसलेशनल मोशन, इसको कोई कई सारी बुक में लिखा हुआ है प्योर ट्रांसलेशनल, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर ट्रांसलेशनल दोनों एक ही बात है, ठीक है। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, जिसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशन। और फिर होता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, इसको हम बोलेंगे CTRA में कौन है, सब लिखवाऊंगा एक एक करके, पहले देख लो। ये V से गया, ये भी V से गया, ये भी V से गया, क्या हो गया? ऐसे क्यों करके खा रही है? देख उसको। V तो V से चल रहा है। अब बस आवाज नहीं, V फिर तुम लोग भाई पागल लोग हो यार। तो हाँ, ये अच्छी बच्ची है सारा। तो V अबे V से सब चल रहे हैं। अगर कई सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में चलने लगते हैं तो उनके कलेक्टिव मोशन जो सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट करेगा उनको, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चले तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल। कई सारे पार्टिकल हैं, सब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो उनका जो कलेक्टिव मोशन होगा वो भी स्ट्रेट लाइन में होगा। और कलेक्टिव मोशन कौन करता है? सेंटर ऑफ मास। तो कैसा मोशन हुआ उसका? जैसे एक बस चल रही है तो उसका टायर मत देखो, खाली ऊपर वाला हिस्सा देखो, तो बस तुम्हें ऐसा जाता हुआ दिखता है क्या? बस का हर एक सीट, हर एक कंपार्टमेंट ऐसे आगे जा रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन है। कैसा मोशन है वो? अब मैंने क्या किया, एक रॉड लिया या कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको ना ऐसे यहाँ पे हिंज कर दिया। हिंज करने का तो समझते हो? हाँ, हिंज करने का मतलब यहाँ बीच में फिक्स कर रखा है। हाँ, और अब ये खाली ऐसे घूमे तो क्या ये ऐसे आगे बढ़ेगी कि अपनी जगह पे टंग 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 दौड़ती रहेगी? अपनी जगह पे घूमती रहेगी। अगर अपनी जगह पर ही घूम रही है तो उसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशनल। क्या बोलते हैं? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका मेन रोल होता है प्योर रोलिंग, लेकिन प्योर रोलिंग आपके सिलेबस में नहीं है, नीट में प्योर रोलिंग नहीं है। गाड़ी का टायर ऐसे आगे भी जा रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, आगे भी गया, गोल गोल घूमा, आगे गया, हो रहा है ना। गाड़ी के पहिए को कभी देखो तो ऐसे ऐसे घूमता है और ऐसे ऐसे जाता है। अरे मेरा परफॉर्मेंस थोड़ी चल रहा है, उसके लिए 500 रुपए लेता हूँ। अच्छा, काम की बात तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं है ये चीज़, ये एडवर्टीजमेंट है, तुम्हारे लिए नहीं है। अब लिखवा देता हूँ। अरे एक टेबल है, कितना टाइम लेगा? देखो टेबल में एक साइड लीनियर, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये S होता है,